Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 3, the Delhi Sultanate. Student, in part 1 we have completed the frame which lead to Delhi Sultanate. पर एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हुई, कहाँ तक दिल्ली सल्तनत ने रूल किया, कितनी रूलिंग डायनेस्टी थी, वो एक्चुअल में कहाँ से शुरू हो रहा है, पार्ट 2 से ही शुरू हो रहा है। पार्ट 1 में तो सिर्फ हमने इसके फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया कि किस तरीके से फ्रेम पूरा इंटायर रेडी हुआ जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट आपको लर्न होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि कितनी रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। तो 5 रूलिंग डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत में, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोडी। ठीक है, कितनी डायनेस्टी थी? 5 डायनेस्टी थी। फिर कब से कब तक रूल कर रहा दिल्ली सल्तनत पीरियड का? तो दिल्ली सल्तनत पीरियड का रूल रहा 1206 से 1206 से स्टार्ट होके 1526 पर खत्म होने वाले पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत पीरियड बोलते हैं। और इस पीरियड में 5 डायनेस्टीज आई जिनका रूलिंग टाइम बिल्कुल डिफरेंट था। देखो, पहली आई स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से स्टार्ट किया 1290 तक, मतलब 84 ईयर रूल किया। फिर आई खिलजी डायनेस्टी जो सिर्फ 30 ईयर रूल की। तो स्लेव डायनेस्टी ने 84 ईयर रूल किया, खिलजी ने 30 ईयर रूल किया। फिर हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी थी स्टूडेंट। 94 ईयर रूल किया है किसने? तुगलक डायनेस्टी ने। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई जो 1440 से रूल करना स्टार्ट हुई, 1451 में इनका रूल खत्म हुआ। फिर आई लोडी डायनेस्टी। लोडी डायनेस्टी ने 1451 से रूल स्टार्ट किया और 1526 तक रूल किया। ठीक है, तो पहली डायनेस्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है मामलुक और स्लेव डायनेस्टी। तो पहली बात तो बच्चा हमें मीनिंग पता होना चाहिए, इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, या मामलुक का मतलब क्या होता है। तो मामलुक का मतलब होता है, मामलुक एक अराबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन्ड। स्लेव का मतलब भी आप लोगों को पता है क्या होता है? गुलाम। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। तो ये डायनेस्टी गुलामों की डायनेस्टी थी। अराबिक वर्ड है मामलुक जिसका मतलब होता है ओन्ड, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो भी सुल्तान बनेंगे वो लोग कौन होंगे? एक्चुअल में गुलाम। ये टर्म डिस्टिंग्यूश करता है टर्किश स्लेव्स हु रेंडर्ड मिलिट्री सर्विसेज। तो मामलुक जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि वो स्लेव्स जो मिलिट्री सर्विसेज को रेंडर करने आए हैं, जो हम्बल स्लेव्स होते हैं, ये उनकी तरह नहीं होते हैं बच्चा। हम्बल स्लेव्स को आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हो, पर मामलुक जो टर्म है वो बेसिकली मिलिट्री सर्विसेज में जो स्लेव्स होते थे उनके लिए यूज होती है। और वो भी स्पेशली किसके लिए? टर्किश स्लेव्स के लिए, तुर्क स्लेव के लिए, तुर्क गुलामों के लिए। ऑफन many such capable Mamluk slaves were made amirs और लोकल गवर्नर्स। जब देखो जो ऑनर होता मामलुक्स का या मिलिट्री सर्विसेज स्लेव्स का, वो अगर किसी भी कैपेबिलिटी दे देता, कैपेबिलिटी देख लेता तो उसे क्या बना देता था? आमिर्स बना देता था। आमिर्स बोले तो अमीर्स, बोले तो लोकल गवर्नर्स। आमिर्स, लोकल गवर्नर्स। आप में अगर कैपेबिलिटी है तो आप अमीर्स बन जाएंगे, लोकल गवर्नर्स बन जाएंगे स्लेव होने के बाद भी। पर वो स्लेव कौन से होने चाहिए? मामलुक स्लेव होने चाहिए। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में फर्स्ट रूलर हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनका टाइम था 1206 से लेकर के 1210 तक, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर ही इन्होंने रूल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से स्टार्ट करते हैं रूल करना, 1210 पे इनका रूल खत्म हो जाता है, सिर्फ 4 ईयर ही इन्होंने रूल किया। सो स्टूडेंट, मामलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ लोग कुतुबुद्दीन ऐबक भी बोलते हैं इनको, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। ये ओरिजिनली स्लेव थे तुर्किस्तान के। कहाँ के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक? तुर्किस्तान के स्लेव थे। पर गजनी में इनको परचेज किया किसने? मोहम्मद ऑफ घौर ने। मोहम्मद ऑफ घौर ने परचेज किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो एक्चुअल में स्लेव थे तुर्किस्तान के। Qutbuddin Aibak ascended the throne of Delhi in 1206 after the death of Muhammad of Ghor, his master. अच्छा देखो, ये जो मोहम्मद ऑफ घोर थे, इनका कोई भी एक्चुअल में सक्सेसर नहीं था, इनका बेटा कोई नहीं था जो सक्सेसर बन पाए। तो जो एरिया मोहम्मद ऑफ घोर ने जीता था, उस एरिया में जो गवर्नर थे बाद में वही लोग वहाँ के एक्चुअल
रूलर बन गए। आई बात समझ में? जैसे मोहम्मद ऑफ गौर सेंटर से रूल कर रहा है और उसने 4 गवर्नर्स को बैठा रखा है, तो एक्चुअल में जब मोहम्मद ऑफ गौर की डेथ हुई तो ये चारों जिस रीजन में थे उस रीजन के एक्चुअल मास्टर बन गए। ठीक है। ही वॉज अ मोनार्क विथ ब्रॉड माइंड, इसका माइंड बहुत ब्रॉड था, सक्सेसफुल रूलर था, स्किल्ड जनरल था, इसने कभी हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंस नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे अच्छी बात कि वो इंडिया में जब रूल करने आया तो ही नेवर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम। He attempted to rule as far as possible with an open spirit and justice, बिल्कुल जस्टिस के साथ, ओपन स्पिरिट के साथ इसने काम किया। इसने पीस को प्रमोट किया और प्रॉस्पेरिटी को लाने की कोशिश की। बच्चा जहाँ पर पीस होगी ऑटोमेटिकली वहाँ प्रॉस्पेरिटी आ ही जाती है। अपने एम्पायर में हर जगह पीस मेंटेन की, प्रॉस्पेरिटी लाने की हर संभव कोशिश की। पीस मतलब होता है शांति और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि मतलब जब आप रिच हो जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगे तो आप प्रॉस्पर हो गए, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी पीस लाने की कोशिश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही वॉज जेनरस पर्सन, बेस्टूड गिफ्ट इन 1000, लाखों में ये क्या करता था, चैरिटी देता था, इसीलिए इसे लख बख्श भी कहा गया। बड़े बड़े वो गिफ्ट देता था सबे, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट लोगों में बंटवाता था, इसे लख बख्श कहा जाता था। लख बख्श का मतलब होता है लक और बख्श, गिवर ऑफ लैख, लाखों रुपए की चैरिटी डोनेशंस ये दे देता था। ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ इस्लाम, और किसका फॉलोअर था, स्टूडेंट ऑफ, इसी बात है इस्लाम का फॉलोअर होगा। ही बिल्ट 2 mosques, वन इन दिल्ली, कुवातुल इस्लाम, पहले जो उसने मस्जिद बनवाई वो दिल्ली में बनवाई जिसका नाम था कुवातुल इस्लाम, कुवैतुल इस्लाम। एक बात सुनो बच्चा, इसने कितनी मॉस्की बनाई, 2 मॉस्की बनाई थी, जिसमें से एक क्या है, कुवैतुल इस्लाम, जो कहाँ बनाई, दिल्ली में। किस रूलर को स्लेव डायनेस्टी से लखबख्श कहा जाता था, तो लखबख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, गिवर ऑफ लैक्स, क्योंकि लाखों रुपए की चैरिटी दे देता था। ठीक है, बढ़िया से इस्लाम को फॉलो करता था। 2 मस्जिद इसने बनवाई। ये जो इमेज है ये दिल्ली की कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू का इमेज है। कुवैतुल इस्लाम कहाँ पर है बच्चा, तो कुवैतुल इस्लाम कहाँ मिलेगी तुम्हें, दिल्ली में। ठीक, कोई बात। और दूसरी बनवाई अजमेर में, जिसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैतुल इस्लाम, ये दोनों ही मस्जिदें बनवाई हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक बनवाई दिल्ली में और दूसरी बनवाई कहाँ पर, अजमेर में। ठीक है, चलो, एक दिल्ली में बनवाई, एक अजमेर में बनवाई। दिल्ली वाली का नाम है कुवैतुल इस्लाम, और जो अजमेर में बनवाई उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी भी अपनी कहानी है, पर चैप्टर ऑलरेडी इतना बड़ा है कि हम कहानी कुछ डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, एक काम इन्होंने और किया, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करा दिया। कुतुब मीनार का देखो, इन्होंने सिर्फ 4 ईयर तो स्टूडेंट रूल किया, 4 ईयर में ये क्या क्या कर लेते, तो फिर भी इन्होंने कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। और ये किसके ऑर्डर में स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार, द फेमस सूफी सेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के एक बहुत ही फेमस सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनके नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाना चालू किया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन बख्तियार थे, तो कुतुबुद्दीन के नाम पे कुतुबुद्दीन मीनार उसने नहीं बनवाई है, वो किसको ऑनर देने के लिए बनवाई है स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन बख्तियार, एक सूफी संत थे, उनको ऑनर देने के लिए बनवाई। तो यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं टीचर्स आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, तो अपने लिए बनवाई होगी कि किसी और के लिए, तो बच्चा अपने लिए नहीं, उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार को ऑनर देने के लिए बनवाई थी कुतुब मीनार। और कुतुबुद्दीन बख्तियार कौन थे, एक सूफी संत थे। In 1210, कुतुबुद्दीन ऐबक died of injuries received in a fall from horse while playing polo. चौगान जिसको बोलते हैं पोलो, चौगान का ही इंग्लिश नेम जो है वो पोलो है। तो पोलो खेलते टाइम कहाँ पर खेल रहे थे स्टूडेंट, ये पोलो लाहौर में जब ये पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए और इनकी डेथ हो गई 2010 में। 4 ईयर ये रूल कर पाए। ठीक, कोई बात। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए 4 बातें याद रखेंगे, कुवैतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में। 1206 से रूल करना स्टार्ट किया, 1210 पे इनकी डेथ हो गई, चौगान और पोलो खेलते टाइम।
और इनके सन इन लॉ थे जिनका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ दामाद का नाम था इल्तुतमिश, जो इनको सक्सीड करेंगे। और ये इल्तुतमिश थे, ये अपनी सुंदरता, अपनी स्मार्टनेस के लिए जाने जाते थे बच्चा। बहुत हैंडसम थे इल्तुतमिश, बहुत हैंडसम थे। इलबरी ट्राइब, तुर्किस्तान की एक ट्राइब है इलबरी ट्राइब, उससे बिलोंग करते थे इल्तुतमिश। इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे। इंटेलिजेंट तो थे ही, पर दिखने में भी बहुत सुंदर थे। हिज जेलस ब्रदर डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज पैटर्नल हाउस। इनके भाई लोग इनसे बहुत ज़्यादा जलते थे, इसीलिए इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो इल्तुतमिश, पहली बात याद रखो कि एलबरी ट्राइब के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, हैंडसम थे, इनके भाई लोग इन्हें जलते थे, इसलिए घर से निकाल दिया गया। और ये बात यही याद रखो कि 1206 से 1210 तक रूल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1211 से 1236, 1211 से 1236 25 ईयर रूल रहेगा किसका स्टूडेंट, अब हमारे इल्तुतमिश का। आई बात समझ में? 25 ईयर रूल करेंगे हमारे इल्तुतमिश, जो सन इन लॉ है कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये रही स्टूडेंट क्या, कुतुब मीनार। Soon he was able to attract the attention of ऐबक। जल्दी ही ऐबक का अटेंशन किसको मिला, इल्तुतमिश को मिला, जो उस टाइम दिल्ली के वाइसरॉय थे। ऐबक ने एक अच्छा खासा प्राइस देके किसको परचेज कर लिया, इल्तुतमिश को परचेज कर लिया। फिर उन्हें रेस किया, उनकी अपब्रिंगिंग की, और उन्हें किस पोजीशन तक ले आए, गवर्नर ऑफ बदाम तक ले आए किसको, इल्तुतमिश को। अच्छे भाव दाम देके खरीदा, अच्छी उसकी अपब्रिंगिंग की, और फिर अपनी बेटी की शादी भी उनसे कर दी। इल्तुतमिश को थ्रोन मिला कब, 1211 में, 1211 में थ्रोन मिल गया इल्तुतमिश को, जो कि दामाद जी सन इन लॉ बन गए थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। थे ये भी स्लेवी। ये स्टूडेंट, पर जब इल्तुतमिश राजा बने, चारों तरफ से उन्हें संकट घेरे हुए था। फेस्ड अ सी ऑफ ट्रबल्स। ये दिल्ली सल्तनत न्यूली एस्टेब्लिश्ड सल्तनत थी, और चारों तरफ से, हर कॉर्नर से उनको थ्रेट थी, थ्रेटन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो नसरुद्दीन ख्वाजा थे, ख्वाजा नसरुद्दीन ख्वाजा ने मुल्तान में अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लिया था। उसके बाद उसने लाहौर और पंजाब भी जीत लिया। तो पहला थ्रेट जो इल्तुतमिश को मिल रहा था, वो मिल रहा था नसरुद्दीन ख्वाजा से, जिसने पहले मुल्तान को के इंडिपेंडेंट रूलर बन गए, फिर धीरे से लाहौर और पंजाब भी जीत लिया। थोड़ा सा स्टूडेंट पीछे जाएंगे हम पार्ट 1 में, तो वहां पर नसरुद्दीन ख्वाजा हम लोगों ने देखा था ना कि ये मोहम्मद गौर का ही कौन था बच्चा, स्लेव था। तो देखो, जब मोहम्मद गौर की डेथ हुई, और मोहम्मद गौर की डेथ के बाद जब कोई भी इंडिपेंडेंट रूलर्स नहीं बच रहे थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, तो जिस एरिया का जो गवर्नर था वहां पर रूल किसने स्टार्ट कर दिया था, उन लोगों ने इंडिविजुअली रूल कर स्टार्ट किया था। तो नसरुद्दीन ख्वाजा मोहम्मद गौर के कौन थे, स्लेव थे। पर जब कुतुबुद्दीन की डेथ हुई, तो नसरुद्दीन ख्वाजा को ये लगने लगा कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी मोहम्मद गौर के स्लेव थे, तो मैं भी उनका स्लेव हूँ, तो अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जगह मुझे रूल करना चाहिए दिल्ली पे, इल्तुतमिश को रूल नहीं करना चाहिए। और इसी सिचुएशन का राजपूत भी एडवांटेज उठा रहे थे। तो पहले एक साइड से नसरुद्दीन ख्वाजा है, जो पहले मुल्तान में इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे कुछ किसकी, मोहम्मद गौर की डेथ के बाद। फिर धीरे से लाहौर, धीरे से पंजाब ले लिया। उसके बाद राजपूतों ने भी इस सिचुएशन का अच्छे से फायदा उठाया। कलिंजर, ग्वालियर, पूरा ईस्टर्न राजस्थान, अजमेर, बयाना, ये सब ने बोल दिया भाई अब हम डिक्लेयर हैं, ठीक है कि हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को। जब देखो स्टूडेंट, कुछ सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं होती, तो ये छोटी छोटी किंगडम आपस में टूटने लग जाती है। तो ये दो अलग ही हो गए, राजपूत और नसरुद्दीन ख्वाजा, ये दो की बात छोड़ो। अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड, जो अली मर्दान थे, एक खिलजी नॉवल थे, जिनको बंगाल का गवर्नर ऐबक ने अपॉइंट किया था। अली मर्दान खिलजी नॉवल थे, जिनको अपॉइंट करने का काम किसने किया था, ऐबक ने किया था, बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया था 1206 में। पर इनकी जब डेथ हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ इख्तियार उद्दीन had declared himself an independent ruler of Bengal.
इख्तियारुद्दीन की डेथ हुई तो ऐबक ने अली मर्दान को क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर। पर भाई अब इसको भी लगने लगा कि अब ऐबक की डेथ हो गई, मैं तो इंडिपेंडेंट रूलर हूँ बंगाल का, तो ये भी एक परेशानी थी। ठीक है, नसरुद्दीन ख्वाजा हो गए, राजपूत हो गए, अली मर्दान हो गए, जिनको अपॉइंटमेंट ऐबक ने किया था, पर ऐबक की डेथ के बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बताने लगी बंगाल का। बहुत सारे अमीर्स नॉवेल्स ऑफ दिल्ली ऑल्सो शोन रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिज रूल। बहुत सारे जो नॉवेल्स थे, अमीर्स थे दिल्ली के, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इल्तुतमिश किरीन को पसंद नहीं किया। तो कुछ अमीर लोगों को प्रॉब्लम भी थी, अमीर बोले तो नॉवेल्स लोगों को, किससे, इल्तुतमिश से। पे तजाउद्दीन याल्दोस who was driven out of Ghazni by Khwarizm Shah conquered territory in Punjab up to थानेश्वर। पंजाब से थानेश्वर की जो टेरिटरी थी वो ले गए याल्दोस जी। ठीक है, याद रखो ये याल्दोस भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। Mongols appeared on the bank of Indus for the first time in 1221। और स्टूडेंट इंडस रिवर, जो हमारी रिवर इंडस है, जो लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होकर जम्मू कश्मीर में एंटर होकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो इंडस रिवर के बैंक पर भी फर्स्ट टाइम मंगोल्स 1221 में ही आए, और उस टाइम उनका लीडर था चंगेज़ खान। पर जितने भी ये चैलेंजेस थे, इन सबको ब्रेवली एक्सेप्ट किया किसने, इल्तुतमिश ने। ये सब बड़े वाले थे तो इल्तुतमिश इनसे भी बड़ा वाला था। द अमीर्स ऑफ दिल्ली वर सप्रेस्ड। जितने भी दिल्ली के जितने भी नॉवेल्स थे जो फालतू की बातें कर रहे थे, उन सबको सप्रेस किया। ताजुद्दीन याल्दोस को डिफीट किया और प्रिजनर बना लिया। सेंड टू बदाऊन इन 1216। बदाऊन भेज दिया उनको 1216 में हराकर। फिर नसरुद्दीन ख्वाजा वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम लाहौर इन 1217। नसरुद्दीन ख्वाजा को भी लाहौर से एक्सपेल कर दिया 17 में। 2028 तक सिंध वॉज एनेक्स टू दिल्ली सल्तनत। तो सिंध तक का एरिया इसमें मिल गया, दिल्ली सल्तनत में मिल गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, याल्दोस का काम तमाम कर दिया, उसको जेल में रख दिया 1216 में। फिर नसरुद्दीन ख्वाजा को भी एक्सपेल किया लाहौर से 1217 में। फिर सिंध को एनेक्स कर लिया 1228 में। राजपूत को सब्जिक्यूट किया। ग्वालियर, बयाना, अजमेर, रणथंभौर, जालौर वर ब्रॉट अंडर कंट्रोल। और अब राजपूताना मतलब मैक्सिमम राजपूत वाला जो एरिया था वो भी किसके पास आ गया, इल्तुतमिश के पास आ गया। इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द अटैक्स ऑफ मंगोल्स। और मंगोल्स के अटैक से भी इल्तुतमिश ने इंडिया को बचा लिया। राजपूत वर सब्जुकेटेड, मतलब राजपूत के पास भी ओरिजिनल पावर नहीं रही। अब इन्होंने इंडिया को मंगोल से कैसे सेव किया, वो ऐसे सेव किया स्टूडेंट, जलालुद्दीन मांगबरनी। क्या नाम था, जलालुद्दीन मांगबरनी, है ना। तो ये जो जलालुद्दीन मांगबरनी था, ये क्या पनाह मांगने, शरण मांगने, शेल्टर के लिए आया किसके पास, इल्तुतमिश के पास। उनको शेल्टर देने से बिल्कुल मना कर दिया, जो कि ख्वारिज़्म शाह ऑफ पर्शिया, ठीक है, उसने जलालुद्दीन मांगबरनी द ख्वारिज़्म शाह ऑफ पर्शिया को असाइलम शेल्टर देने से मना कर दिया। हु वॉज डिस्पोज्ड बाय मंगोल लीडर चंगेज़ खान, जिसको वहाँ से दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मार रहे थे, कौन, चंगेज़ खान। अच्छा देखो, अगर चंगेज़ खान ने मांगबरनी को वहाँ से मार के भगाया है, उसको अगर इल्तुतमिश शरण दे देते, शेल्टर दे देते, तो चंगेज़ खान के भी डायरेक्ट दुश्मन बन जाते ना, इसलिए उन्होंने मांगबरनी को शेल्टर नहीं दिया। द मंगोल्स ऑल्सो रिट्रीटेड इन 1229। द कैलिफ ऑफ बगदाद गेव इल्तुतमिश द टाइटल ऑफ सुल्तान आज़म। उस टाइम बगदाद के जो कैलिफ थे, खलीफा था, उसने इल्तुतमिश को टाइटल दे दिया सुल्तान आज़म का। सुल्तान आज़म मतलब ग्रेट सुल्तान, एंड रिकॉग्नाइज्ड हिज रूलर, उनके रूल को रिकॉग्नाइज कर लिया। द खिलजीज ऑफ बंगाल वर रिड्यूस्ड टू कंप्लीट सबमिशन बाय 1230-31। अब जो बचे थे कॉर्नर में, देखो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि उसने सबको सब्जुगेट करना चालू किया, सबको सप्रेस किया। पहले तजाउद्दीन याल्दोस को किया, फिर नसरुद्दीन ख्वाजा को किया, उसके पहले अमीर्स को किया। तो इसमें एंड में सिर्फ एक ही लोग बच गए थे, वो थे कौन, खिलजी ऑफ, जो बंगाल में थे, जो अननेसेसरी अपना रूल जमा के बैठे थे। तो खिलजी ऑफ बंगाल को भी कंप्लीट वहाँ से हटाकर 1230-31 में सब जगह शांति, पीस मेंटेन कर ली। ऑटोमन एम्पायर, स्टूडेंट ऑटोमन जो एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर में होता था खलीफा, इंग्लिश में उसको कैलिफ बोलते हैं। वो कैलिफ सुल्तान की उपाधि देता था। तो सुल्तान आज़म की उपाधि मिल गई, किसको मिली स्टूडेंट्स,
किसको मिली? हमारे इल्तुतमिश को। और सब जगह जो 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 उनसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, सबकी प्रॉब्लम को ख़त्म करके पीस मेंटेन कर ली। इल्तुतमिश बहुत ही सक्सेसफुल रूलर था। उसने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया, अपनी पावर को बढ़ाया। वो बिजी रहा अपने लास्ट ईयर ऑफ लाइफ तक, बहुत बिजी रहा। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए, रेबेलियन को सब्जुगेट किया, सप्रेस किया। ही एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज टू आर्ट एंड लेटर्स, आर्ट लेटर्स तक अपने पैट्रोनेज को बढ़ाया। कुतुबुद्दीन का जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसको कंप्लीट किया। उसने आर्ट को, लेटर्स को पैट्रोनेज दिया, संरक्षित करके रखा, संरक्षण रखा, उनको फंडिंग वगैरह देते हैं वो दी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दिया। एक बहुत बड़ी मॉस्क और मस्जिद भी बनवा दी बदाऊन में। बहुत ही काइंड हार्टेड था एंड रेवरेंट टुवर्ड्स अ लर्न, और जितने भी लर्न मैन थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था। रेवरेंट का स्टूडेंट मतलब ही होता है शोइंग रिस्पेक्ट, तो वो लर्न मैन को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था। जब उसकी डेथ हुई तो दिल्ली सल्तनत एक इंटीग्रेटेड एम्पायर था। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कितने लोग उसके खिलाफ थे, पर बाद में सबको प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर छाकर पीस मेंटेन करने का काम किया। किसने? इल्तुतमिश ने। रज़िया सुल्तान, इन्होंने भी 4 ही ईयर रूल किया। किसने? रज़िया सुल्तान ने भी 4 ईयर ही रूल किया है बच्चा, 1236 से 1240 तक। तो आफ्टर इल्तुतमिश डेथ, इल्तुतमिश की जब डेथ हुई उसके बाद उनकी डॉटर रज़िया को थ्रोन मिल गया 1236 में। आफ्टर इल्तुतमिश डेथ हिज डॉटर रज़िया असेंडेड द थ्रोन इन 1236। देखो, इल्तुतमिश के बेटे भी थे, पर वो अपने बेटों को लायक नहीं समझता था, इसलिए उसने थ्रोन किसको दिया? अपनी बेटी को। पर जितने भी नॉवेल्स थे उस टाइम, क्या उनको पसंद आएगा कि वो किसी फीमेल के अंदर में काम करे? तो बेसिकली जो नॉवेल्स थे वो चाहते नहीं थे कि रज़िया को रूलर बनाया जाए, पर रज़िया को रूलर बना दिया गया। रज़िया वॉज ऑल सेट टू बी द किंग। She appeared in the open darbar, discarded in the well, set aside female garments, dressed like a king, and led the army against his enemy. रज़िया सुल्तान का अपोज तो नॉवेल्स ने बहुत किया, पर रज़िया सुल्तान अपने आप को बिल्कुल ड्रेस करती थी किंग की तरह। ठीक है, फीमेल गारमेंट को उसने बिल्कुल साइड में रख दिया था और आर्मी को फ्रंट फुट पे लीड करती थी। ओपन दरबार में आना, डिस्कार्डेड द वेल। डिस्कार्डेड द वेल मतलब, डेल का मतलब होता है जो पर्दा, भले ही वो हिजाब के फॉर्म में हो, घूंघट के फॉर्म में हो। वेल जो पर्दा सिस्टम था उसको डिस्कार्ड किया उसने। पर्दा सिस्टम मतलब पर्दे को डिस्कार्ड किया। ओपन दरबार में आई, मेल टाइप, किंग टाइप ड्रेस पहनने लगी, आर्मी को फ्रंट फुट पे लीड करती थी। मतलब क्वालिटी तो थी। जो प्राउड टर्किश नॉवल थे उन्होंने कभी भी रज़िया को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं किया और उसके अगेंस्ट में रिबेल किया। रज़िया ने अपने करेज को यूज़ किया, डिप्लोमेसी का यूज़ किया, और जितना भी रिबेलियन हो रहा था उस सबको सप्रेस किया। अल्टीमेटली शी वॉज किल्ड अलोन विथ हर हस्बैंड अल्तुनिया। पर फाइनली क्या करती और क्या ना करती, अल्तुनिया के साथ उसको मार दिया गया। ठीक है, रज़िया सुल्तान ने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, स्टूडेंट पूरा करेज का यूज़ किया, पर अल्टीमेटली उसको उसके हस्बैंड अल्तुनिया के साथ मार दिया गया। जब रज़िया की डेथ हो गई तो एक कायोस भरा एक पीरियड था, कन्फ्यूजन वाला पीरियड था 6 ईयर तक। फिर अल्टीमेटली 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश का ही बेटा, उसको थ्रोन मिला। पर जो रियल पावर थी, रियल अथॉरिटी थी, वो उलुग खान के पास थी, who was later known as घियासुद्दीन बलबन। देखो, रज़िया सुल्तान के बाद आए नसरुद्दीन मोहम्मद। तो नसरुद्दीन मोहम्मद तो देखो, अगर इतने कैपेबल होते तो उनकी फादर ही उनको, इल्तुतमिश ही उनको किंग बना देते, सुल्तान बना देते, पर बनाया नहीं। पर जब नसरुद्दीन को थ्रोन मिला तो जो रियल पावर थी उलुग खान के पास थी। उलुग खान को ही हम जानते हैं घियासुद्दीन बलबन के नाम से। When Nasruddin died in 1265, Balban became the ruler in 1265 में डेथ हो गई किसकी? नसरुद्दीन मोहम्मद की। और उसके बाद जो एक्चुअल पावर थी वो उलुग खान मतलब बलबन के पास आ गई। स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे घियासुद्दीन बलबन 1266 से 86, 1286 से 1266 से 1286 तक 20 ईयर रूल किया हमारे घियासुद्दीन बलबन ने। घियासुद्दीन बलबन डिसेंडेंट फ्रॉम फेमस इलबरी ट्राइब ऑफ तुर्किस्तान। ये भी इलबरी ट्राइब को बिलोंग करता था, तुर्किस्तान की। अर्ली यूथ में ही, बहुत जब ये छोटा ही था, उसको मंगोल्स ने बंदी बनाकर बगदाद ले आए।
फाइनली ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली बाय सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन बलबन को देखा, इल्तुतमिश को गयासुद्दीन बलबन अच्छे लगे तो गयासुद्दीन बलबन को ले आए। तो देखो बेसिकली ये तुर्किस्तान के थे, पर उनको पकड़ के मंगोल जो ट्राइब थी, मंगोल ट्राइब में से एक ट्राइब थी, वो उनको बगदाद ले आई। मंगोलों में कोई ट्राइब होती है जिसका नाम यहाँ मेंशन है, वो उन्हें बगदाद ले आई। फिर फाइनली उन्हें ख़रीद लिया किसने, इल्तुतमिश ने, और उन्हें दिल्ली ले आए। उन्हें जो फेमस बैंड होता है 40 का, टर्किश स्लेव्स की, फेमस टर्किश स्लेव्स का 40 का एक बैंड होता था जिसको चालीसा और चहलगनी भी बोलते थे, चहलगनी, चालीसा, बैंड ऑफ 40, उसमें गयासुद्दीन बलबन एक थे। तो ऐसा नहीं था बच्चा जिस दिन उसको इल्तुतमिश ने ख़रीदा उसी दिन वो बैंड में आ गया और चालीसा का पार्ट बन गया। गयासुद्दीन में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से धीरे धीरे करके वो चालीसा का पार्ट बन गए। फिर से ये एक्चुअल में इलबरी ट्राइब को बिलोंग करते थे, तुर्किस्तान की। फिर इन्हें मंगोल्स बगदाद ले आए, बगदाद में इनको ख़रीद लिया इल्तुतमिश ने। उसके बाद ये दिल्ली आए, दिल्ली में ये चालीसा का पार्ट बन गया। और चालीसा जैसे आज हम बोले कि वो हमारे पीएमओ वगैरह होते हैं, वैसा ही होता था उस टाइम में चालीसा, जैसे हमारा कैबिनेट होता है ना, वैसा होता था। स्टूडेंट ये जो चालीसा था जिसका पार्ट बन के बलबन आया था, बलबन ने उसी को ख़त्म किया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में किंग के पास, सुल्तान के पास जो पावर होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं पीछे कौन कंट्रोल करता था, चालीसा कंट्रोल करता था। तो इस वजह से बलबन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था, बलबन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर था। उसने चालीसा की पावर को ख़त्म कर दिया और एक नए टाइप का डिसिप्लिन लेके आया कोर्ट में। उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, सिपाही सिस्टम को बलबन लेके आया था। सिपाही होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी इंडिया की रॉ एजेंसी है, इसराइल की मोसाद है, वैसे ही सिपाही सिस्टम लेके आया। किसके लिए, गवर्नर्स की एक्टिविटीज़ के लिए, गवर्नर प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सिपाही सिस्टम लाया। ही क्लेम टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। उसने अपने आप को ऐसा बताया कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ अर्थ के ऊपर, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इंसिस्टेड ऑन सिजदा एंड पेबोस। पेबोस का मतलब होता है आपको फिट को किस करना है, किंग के, राजा के पैरों को किस करना है, घुटने नील डाउन होके राजा को वो रिस्पेक्ट में नील डाउन होना है, उसके पैरों को किस करना है। ये दो सिस्टम थे, सिजदा और पेबोस। दैट इज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग द फीट इन द कोर्ट, ठीक है, मतलब नील डाउन हो जाना है, क्या हो जाना है, नील डाउन हो जाना है। प्रोस्ट्रेशन, सिजदा, देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे इंडिया में हिंदू लोग करते हैं साष्टांग प्रणाम। साष्टांग मतलब पूरा इस तरीके से लेट के नहीं हम किसी को प्रणाम करते हैं, तो उसने सिजदा लाया जिसको आप साष्टांग प्रणाम बोल सकते हो, प्रोस्ट्रेशन। उसके बाद पाइबोस मतलब किंग के पैरों को चूमना पड़ेगा आपको, किसिंग द किंग्स फीट इन द कोर्ट में जाके। ही बिलीव इन मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ मोनार्क इन द कोर्ट। उसको ऐसा लगता था कि मोनार्क की डिग्निटी एक अलग ही होनी चाहिए, बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए कोर्ट में। एक बहुत ही मैग्निफिशिएंट कोर्ट उसने मेंटेन किया, बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके पास रहते थे। उसने जितने भी एग्जाइल प्रिंसेस थे सेंट्रल एशिया, सबको शरण दी अपने पास। ही प्रोक्लेम दैट टर्क्स वर सुपीरियर टू अदर नॉवल्स एंड गेव देम इम्पोर्टेंट पोजीशन। उसको ऐसा लगता था कि जो तुर्क हैं, टर्क्स हैं, वो लोग क्या हैं, सुपीरियर हैं दूसरे नॉवल से, इसलिए उन्होंने जितने भी टर्क्स थे उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन दी। These enabled him to get their loyalty at the same time and establish the superiority of Turks। अच्छा देखो, तुर्कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन देने से दो बातों का फ़ायदा उसे हुआ। एक तो जितने भी तुर्क थे जिसको उसने अच्छी अच्छी पोजीशन दी वो उसकी लॉयल हो गए, और यहाँ पर सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश हो गई किसकी, टर्क्स की। एक फेमस पोएट है जिनका नाम है अमीर खुसरो, वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बलबन। बलबन के ही कंटेम्प्रेरी, जहाँ बलबन था उसी टाइम में अमीर खुसरो भी थे। अमीर खुसरो रिमार्क बलबन हैड अ लॉफ्टी सेंस ऑफ डिग्निटी एंड एक्सक्लूडेड मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन फ्रॉम इम्पोर्टेंट पोस्ट। जितने भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी उसमें अगर कोई हम्बल ओरिजिन, हम्बल बैकग्राउंड का आदमी होगा तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि ये रेस सुपीरियर है, ये रेस इन्फीरियर है। तो उसने हमने देखा ना कि जितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन थी उसमें किसको बिठा दिया, तुर्कों को बिठा दिया। हिंदी में उसको तुर्क बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टर्क्स।
तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि हम्बल ओरिजिन के लोगों को इसने इम्पोर्टेंट पोजीशन नहीं दी। स्टूडेंट अब ऐसा नहीं था कि तुर्कों को उसने टर्क्स को अच्छी पोजीशन दे दी थी तो उनकी मिस्टेक को वो माफ़ कर देगा। नो, ही नेवर पार्डन द मिस्टेक्स ऑफ टर्क्स। टर्क ने भी मिस्टेक की हो तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो नॉर्मल दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। इसी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हुआ अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने में। और मोनार्क, उसने अपनी मोनार्की को, दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। वो अपनी मोनार्की की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने में सक्सेसफुल हुआ। दिल्ली सल्तनत को उसने स्ट्रेंथन किया। फिर से ध्यान से सुनो। बलबन वॉज जस्ट अ रूलर, नेवर पर्डन टू द टर्क्स फॉर एनी मिस्टेक। कोई मिस्टेक अगर तुर्क से भी हुई है, टर्क से भी हुई है तो उसने उसको भी माफ़ नहीं किया। बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसने मोनार्की की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया और दिल्ली सल्तनत को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। मतलब 1279 में बलबन फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम तुगरिल खान। 1279 में बलबन ने एक रिबेलियन फेस किया, किससे? तुगरिल खान से, जो सुल्तान का डेप्यूटी था बंगाल में सुल्तान का डेप्यूटी था तुगरिल खान। उसने रिबेलियन किया। बलबन मार्च्ड इन पर्सन विथ हिज सन बुरग्राह खान टू बंगाल। बलबन खुद गया, अपने सन बुगरा खान को लेके गया बंगाल। तुगरिल खान वॉज हॉन्टेड डाउन एंड किल्ड, और इन्होंने तब तक सांस नहीं ली जब तक तुगरिल खान को मार नहीं दिया। तो समझ में आई बात। एक रिबेलियन उठा जो रिबेलियस था तुगरिल खान, कहाँ पर? जो डेप्यूटी था बंगाल का। बलबन खुद चले, अपने बेटे बुगरा खान को लेके गए और मार दिया। किसको? उन्होंने तुगरिल खान को मार दिया। हिज ट्रूप्स वर, उसके जितने भी ट्रूप थे उनको कैप्चर कर लिया गया। उनके जो रिलेटिव्स थे उनको पनिश किया गया। बंगाल सबड्यूड एंड बुगरा खान वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ दिस रीजन। बंगाल को किसके अंडर में, किसको कंट्रोल में करने के लिए दे दिया? बुगरा खान को दे दिया। बुगरा खान सन, जो उनका अपना बेटा था, उसको दे करके वो वहाँ से चले। द मंगोल्स इन्वेडेड पंजाब इन AD 1285। 1285 में हम लोगों ने देखा कि जो मंगोल्स थे उन्होंने पंजाब को इन्वेड कर दिया। दिल्ली वॉज सीव्ड बट बलबन एल्डेस्ट सन प्रिंस मोहम्मद डाइड इन एनकाउंटर। दिल्ली तो सीव रही बचा, पर बलबन का जो बड़ा बेटा था प्रिंस मोहम्मद, उसकी डेथ हो गई इसी एनकाउंटर में, मंगोल एनकाउंटर में। दिस वॉज ग्रेट शॉक फॉर बलबन एंड ही डाइड इन 1286। 1285 में मंगोल इन्वेजन हुआ। मंगोल ने पंजाब को इन्वेड कर लिया। दिल्ली तो सेफ रहा, पर इस एनकाउंटर में डेथ हो गई किसकी बेटा? प्रिंस मोहम्मद की, जो कि बड़ा बेटा था बलबन का। बलबन को इसका बहुत झटका लगा और बलबन की डेथ हो गई 1286 में। ठीक है बात? चलो, so student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.